बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने इस मामले में क्या क्या कहा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। बताएं असीम, कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी और इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट इसमें लगने थे उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे, साथ ही इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कई सारे सवाल सबसे पहले चुनाव आयोग से पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या आपके पास ऐसा इसको रिवीजन करने की शक्तियां हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि इसमें आधार को क्यों शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उसने जवाब दिया कि आधार आपको नागरिकता का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी टाइमिंग के ऊपर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की एक्सरसाइज क्यों की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल चुनाव आयोग को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक इसके अंदर नहीं लगाई है। एसआईआर की प्रक्रिया पहले की तरह से जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। उससे पहले चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करना होगा और जवाब दाखिल करने के बाद दूसरी पार्टियां इसके अंदर अपना जवाब दाखिल करेंगी और 28 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। और ये मामला राजनीतिक तौर पर भी काफी गर्म है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। विपक्ष के लोग को क्षमा मांगना चाहिए। जनता को भरमाने के लिए और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाने के लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर जो विपक्ष जाता है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य राहुल गांधी तेजस्वी यादव नहीं है। Certainly that itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चलता रहेगा। इधर इस पर सियासत भी चरम पर है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। बिहार में एसआईआर क्या है डर? शाम 7:57 पर। गुरुग्राम में देर रात भारी बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश से गुरुग्राम में 8 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं, इन 5 तस्वीरों से समझिए कैसे पूरा गुरुग्राम बारिश से बेहाल हो गया। सुबह तक शहर के कई इलाकों में जलभराव रहा और सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ऑफिस जाने वाले कई लोगों की गाड़ियां पानी में बंद हो गई। इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गुरुग्राम की तरफ से लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है। देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने से जलभराव, ट्रैफिक जाम, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं सामने आ रही है। दिल्ली, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हालात गंभीर है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं। समय से पहले आए मॉनसून की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंडी जिले के थुनाग में बादल फटने, भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस आपदा में राज्य में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें मंडी के 17 लोग शामिल हैं, जबकि 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। गिरी जटौन डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना, गिरी और बाता नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ जिले में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित हो गया है और बहाली का काम जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 10 से 15 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है।
नालों के चौक होने के कारण सड़कें और गलियां कई फीट तक पानी से भर गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल से शुरू हो रहे सावन मास की कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है। मानसून की शुरुआत होते ही गाजियाबाद के तमाम इलाकों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नगर निगम की टीमें लगातार पानी को निकालने की कोशिश कर रही हैं, पर पानी इतना ज्यादा है कि कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी पानी को अब तक निकाला नहीं जा सका। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण जयपुर घूघरा रोड पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 9 जुलाई को भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी। बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ की राहत राशि को मंजूरी दी है। इसमें 6 बाढ़ प्रभावित राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड शामिल हैं। सरकार ने एसडीआरएफ के जरिए ये राशि दी है। इससे पहले भी 14 राज्यों को एसडीआरएफ और 12 राज्यों को एनडीआरएफ से करीब 8000 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। इस बार मानसून के दौरान 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बचाव और राहत के लिए 104 एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि गणेश उत्सव को अब राज्य का उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार इस उत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि खर्च करने को तैयार है। महाराष्ट्राचा गौरव आणि अभिमान असावा असलेला आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव म्हणून राज्य सरकार घोषित करेल, हे त्या ठिकाणी आजच मी स्पष्टीकरण करतो। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q1 में टीसीएस का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन आय घटी है। डॉलर आय में भी कमी दर्ज की गई है। कैसे हैं टीसीएस के Q1 नतीजे, बता रही हैं दीपाली राणा। टीसीएस के Q1 अर्निंग्स मिक्स रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ शुरुआत करते हैं। नेट प्रॉफिट्स 4.4% ग्रो हुए हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। 12,760 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि अनुमान से बेहतर साइड पर रहा है। वहीं अगर रेवेन्यूज देखेंगे तो रुपी रेवेन्यू और डॉलर रेवेन्यू दोनों ही अनुमान से लोअर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं। रुपी रेवेन्यू में 1.6% की डाउनसाइड देखने को मिली है सीक्वेंशियल बेसिस पे। 63,437 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। वहीं अगर डॉलर रेवेन्यू देखेंगे तो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि स्लाइटली ग्रोथ रह सकती है, लेकिन स्लाइटली लोअर साइड पर ही आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। डॉलर रेवेन्यू में 0.6% की डीग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे रही है। वहीं अगर एबिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ भी 0.6% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी अनुमान से स्लाइटली लोअर साइड पर आंकड़ा आते हुए दिखाई दिया है। ऑल्दो एबिट मार्जिन्स आप देखेंगे तो अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर रहे हैं। 24.5% पर मार्जिन्स रहे हैं वर्सेस 24.2% पर। तो ये तो नंबर्स की हाईलाइट रही। अब तक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, उससे डिमांड कॉन्ट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है। ऑल न्यू सर्विसेज जो हैं वो ठीक परफॉर्म करते हुए दिखाई दी हैं। टीसीएस के एमडी एंड सीईओ कृतिवासन ने FY26 में टीसीएस का रेवेन्यू बेहतर होने की उम्मीद जताई है। From a outlook perspective, we are still confident and optimistic that international revenue in FY26 would be better than our FY25 revenue. Overall, it will be too early to call out when growth will resume, which to a great extent depends on more clarity emerging in the macroeconomic scenario. But I think with all the trade discussions coming to a close, the new bill that's been enacted in US gaining presidential sanction approval, I think things should become clearer maybe towards the end of July or early August. बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 346 पॉइंट गिरकर 83,190 पर और निफ्टी 121 पॉइंट गिरकर 25,355 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आज के बाजार में डिफेंस, बैंकिंग, आईटी शेयरों में बिकवाली रही।
फार्मा एफएमसीजी इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। रियल्टी मेटल इंडेक्स में बढ़त रही है। जून और Q1 में लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े मिले जुले रहे हैं। डिटेल बता रहे हैं यश जैन। अगर फाइनेस्ट ऑफ ऑल देखा जाए, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड है, तो इसमें एक नाम जो क्लियरली उठ के आता है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आप कोई भी पैरामीटर देख लीजिए, ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को जो और भी अच्छा बनाता है वो ये है कि जो बेस था, यानी कि लास्ट ईयर जून जिस पे कंपनी को ग्रो करना पड़ा, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस पे और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने। अगर मैं डिटेल में नंबर्स की बात करूं तो जून में जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन है वो 21% से बढ़ा है। जो फर्स्ट क्वार्टर का प्रीमियम कलेक्शन है वो 22% से बढ़ा है। जून में जो टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट होता है वो 25% से बढ़ा है। और जून का जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल APE बिजनेस, वो भी 22% से बढ़ता हुआ दिखा है। HDFC लाइफ एक मिला जुला ग्रोथ है, मॉडेस्ट ग्रोथ है ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बेस लास्ट ईयर जून में और उस पर एक मॉडेस्ट ग्रोथ आया है। जून में न्यू बिजनेस प्रीमियम में कमी आई है 6% की, बट Q1 में प्रीमियम ग्रोथ 15% है। टोटल APE जो कि जून के महीने में 8% का ग्रोथ है, रिटेल APE में 12% का ग्रोथ है। ICICI प्रूडेंशियल ग्रोथ का ग्रोथ वीक रहा है जून के महीने में, जबकि एक फेवरेबल बेस था कंपनी के पास, फिर भी ग्रोथ वीक रहा है। जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन सिर्फ 4% से बढ़ा है, फर्स्ट क्वार्टर में 6.5% से बढ़ा है। टोटल APE 11% से बढ़ी है और रिटेल APE में 10% की कमी आई है जून के महीने में। SBI लाइफ की बात करें तो एक हेल्दी ग्रोथ आया है कंपनी के लिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर एक ये हेल्दी ग्रोथ आया है, तो अच्छी बात है। जून का टोटल प्रीमियम 13% से बढ़ा है, फर्स्ट क्वार्टर का 3% से। जून में टोटल APE 10% से बढ़ी है, रिटेल APE 14% से बढ़ी है। LIC की अगर बात की जाए तो वीक है ग्रोथ जून के महीने में ऑन अ मॉडेस्ट बेस। मिला जुला बेस था लास्ट ईयर जून का, उस पर वीक ग्रोथ आया है। जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन 3% की कमी आई है। फर्स्ट क्वार्टर में जो प्रीमियम है वो 3% की बढ़ोतरी हुई है। जून में टोटल APE 9% की कमी आई है और रिटेल APE सिर्फ 2% से बढ़ा है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खबरें भी और भी है, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। इस साल अब तक करीब 99% EPF धारकों का ब्याज क्रेडिट हो चुका है और इस सप्ताह के अंत तक EPFO 100% इंटरेस्ट क्रेडिट कर देना चाहता है। सेंट्रल PF कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सरकार EPF में और भी रिफॉर्म्स कर रही है। ये कोशिश लगातार यही कर रहे हैं कि जितना हो पाए हम ऑटो सेटलमेंट कर पाए। जो हम ऑटो सेटलमेंट की फैसिलिटी हमने अभी रिसेंटली 1 लाख से 5 लाख कर लिया, तो उससे क्या हो रहा है कि करीब 70% जो एडवांस क्लेम्स हैं, जो लोग विड्रॉ करते हैं अपने PF से टेम्पोरली फॉर एनी रीजन, वो 70% करीब वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है, कोई अप्रूवल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाकी के जो 30% है वो भी हमारी कोशिश है कि जैसे हम एजुकेट करें और हमारे कुछ और सिंप्लीफिकेशन हम करें, जिससे कि ये धीरे धीरे करके हम क्लोज टू 90-100% करना चाहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी चीज है, क्योंकि सर ऑफिसेज में जो हम काम करते हैं तो पहले होता था कि PF का जो बहुत ही टेक्निकल माना जाता था और उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। आप कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है वो खुद ही इन समस्याओं को वो सॉल्व कर ले। आने वाले कुछ महीनों में, सालों में हम कौन से और रिफॉर्म्स देख सकते हैं इस सेगमेंट में? ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस और ज्यादा तेज करेंगे हम लोग। अभी हम लोग अपना कंप्यूटर सिस्टम्स को रिवैम्प कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी आपके जो दिक्कतें आती हैं, लोगों को रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट इसलिए भी होता है क्योंकि जो है आप कई बार पहले ही क्लेम कर चुके होते हैं, या आपका बैलेंस कम रहता है। तो ये सब हम आपको पहले ही बता देंगे, आपका बैलेंस कितना है, आपने कितनी बार क्लेम कर लिया है, आपका सर्विस पीरियड कितना है, जिससे कि आपको पहले ही मालूम हो कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप या फिर आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से
आप विड्रॉल करेंगे। तो ये सब अभी हम कुछ ही महीनों में सब तो वो एक एम्प्लॉय को पहले ही पता चल जाएगा, मतलब आप उस पोर्टल पे जाके या फिर पोर्टल में जब क्लेम फाइल करने जाएगा तो आपको उसी में आपको दिख जाएगा कि ये क्लेम आप एलिजिबल हैं नहीं एलिजिबल हैं, जो कि आज के दिन पे वो फाइल कर देता है, उसके 2-3 दिन बाद पता चलता है कि भाई ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं थे, या फिर ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके इतने सर्विस नहीं साल नहीं हुए। तो ये सब जो है ये पहले ही आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि आप कैसे क्लेम भर सकते हैं, क्या क्लेम भर सकते हैं। भारत की सोलर कैपेसिटी में पिछले कुछ सालों में 4000% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है। देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता अब 227 गीगावाट तक पहुंच गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का R&D फंड मंजूर किया गया है। इससे नई बैटरी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने निवेशकों से रिन्यूएबल सेक्टर में ज़्यादा निवेश की अपील की है ताकि भारत 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर सके। Our overall renewable energy capacity is today standing at a very robust 227 gigawatt, and we are probably the first G20 country who has achieved goals, the nationally determined contributions we set out to achieve in the Paris Agreement. We continue in our mission for 500 gigawatt of renewable energy by 2030. And as we power our journey to 500 gigawatt, I think the energy storage systems will continue to have massive opportunities in the years to come. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन को उसी की भाषा में सबक दिया है। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में पेमा खांडू ने से पूछा गया कि चीन के साथ भारत के किसी भी राज्य की सीमा लगती है, उनके राज्य की सीमा लगती है। इस पर खांडू ने कहा कि भारत के किसी भी राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती, हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तिब्बत अब चीन के कब्जे में है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने अरुणाचल की सीमा पर चीन ब्रह्मपुत्र पर जो मेगा डैम बना रहा है उसे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक टिकलिंग बम भी बताया। वो चीन की सेना से भी बड़ा खतरा होगा। वहीं सीमा के सवाल पर पेमा खांडू ने तिब्बत पर चीन के कब्जे को हाईलाइट किया। ठीक है, 1950 में चाइना लोग वहाँ आके तिब्बत को ज़बरदस्ती कब्जा किया, वो बहुत अलग है। So, तो officially yes, Tibet अभी चाइना का अंडर में है, that can't be ruled out. But originally we share border with Tibet. और अरुणाचल में we share 3 international boundaries with Bhutan approximately 150 kilometers और तिब्बत के साथ में करीबन 1200 kilometers, which is one of the longest in the country. और अब खबर क्रिकेट की दुनिया की। भारत और इंग्लैंड आज से फिर आमने सामने है। इस बार मैदान है लॉर्ड्स का और यहाँ हो रहा है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने इंग्लैंड को शुरुआत में ही झटके दे दिए। नीतीश ने जैक क्रॉली और बेन डेकेट को सस्ते में ही पवेलियन भेज दिया। फिलहाल जो रूट और ओली पोप क्रीज पर मौजूद है और इंग्लैंड ने 110 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि पोप का कैच कप्तान गिल के हाथों से टपक गया। भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर 19 टेस्ट खेले हैं, 3 जीते हैं, अब 12 गंवाए हैं। इस दौरान 4 मुकाबले ड्रॉ भी रहे हैं। 5 टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। ईडी ने साउथ के अभिनेता विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज समेत 29 फिल्मी हस्तियों और इन्फ्लुएंसर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये सेलिब्रिटीज बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन के लिए जुए से संबंधित मामलों में पहले से आरोपी हैं। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है। इनमें से ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ने ये सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ स्किल बेस्ड गेम को प्रमोट किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी रूप से सही ठहराया है। विजय देवरकोंडा ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ स्किल बेस्ड गेम्स कंपनियों के साथ करार किए हैं। राणा दग्गुबाती ने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट 2017 में ही ख़त्म कर दिए थे।
प्रकाश राज ने कहा है कि 2017 के बाद उन्होंने गेमिंग ऐप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। 2021 में गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर उन्होंने आपत्ति भी की थी। प्रकाश राज ने युवाओं से बेटिंग ऐप से दूर रहने की अपील भी की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।